वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 2 यूरोप में राष्ट्रवाद के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। थ्योरी हमने इसकी डिस्कस कर ली है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे आई बटन पर भी देख सकते हैं। आप पहले इसकी थ्योरी देख ले ताकि आप क्वेश्चन आंसर को आसानी से डिस्कस कर पाएंगे। चलिए अब इसे हम समझते हैं। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रूस में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हालात जो है 1905 के पहले कैसे थे। यहाँ पूछा जा रहा है कि जिस समय 1905 में रूस की स्थिति कैसी थी, उस समय हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बताना है। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को जाना था। उस समय 1905 में रूस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब स्थिति जो है वो सामान्य रूप से, जैसे किसान हो गए और श्रमिक हो गए, उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी, क्योंकि यहाँ पे 20वीं सदी के प्रारंभ में केवल 85% जो थे वो रूसी कृषक थे, और फ्रांस तथा जर्मनी के अनुपात में यहाँ पे 40 से 50% था। रूस एक अनाज का एक बड़ा निर्यात करता था, क्योंकि यहाँ पे जो जनता थी वो 85% क्या थी, पूरी तरीके से निर्भर थे। लेकिन जो राजा था वो केवल अपनी मनमानी करता था। जो जार जिसे हम कहते हैं रूस में, जिसका अर्थ होता है राजा, तो वहाँ पे जो राजा की स्थिति थी वो अपने आप को काफ़ी सुदृढ़ समझता था और श्रमिक और किसानों की स्थिति पे कुछ ध्यान नहीं दिया करता था। तो वास्तविक तौर पे अगर जनता जो है 85% कृषक थी, तो यहाँ पे ध्यान नहीं देने के कारण श्रमिक और किसानों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। मॉस्को तथा सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे, जहाँ पे नई नई तकनीकी मशीन जो थी उसके अनुसार कार्य किए जाते थे। जब रूसी रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा था तब 1890 के दशक में कई कारखाने स्थापित किए गए थे और कारखानों में विदेशी निवेश बढ़ गया था। 1890 में यहाँ पे बहुत सारे कारखानों की स्थापना की गई थी, और केवल यहाँ पे रूस में ही बनी सामानें नहीं मिलती थी, बल्कि कई जगहों से, विदेशों से यहाँ पे सामान जो है वो बनाए जाते थे। कामगार उनकी दक्षता के अनुसार सामाजिक समूह में बटे थे, जो कि बहुत ही खराब बात थी, क्योंकि यहाँ पे हम दक्षता के अनुसार जो कैटेगरी वाइज बांटे हुए थे, वहाँ पे लोगों को काम ज़्यादा करना पड़ता था और जो पारिश्रमिक मजदूरी होती थी वो बहुत ज़्यादा कम मिलती थी। कामगार या तो गाँव से आते थे या फिर कारखानों में नौकरी पाने के लिए शहरों में प्रवास करते थे, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके वाले किसान थे उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन लोगों को इस कारण जो है शहर की ओर जाना पड़ता था। इस समय किसानों की बिरादरी बहुत धार्मिक थी, किंतु कुलीनता के बारे में अधिक नहीं सोचती थी। उनका विश्वास था कि भूमि उनके बीच बटी होनी चाहिए, क्योंकि सामंती अधिकार के कारण यह संभव नहीं था कि किसानों की अपनी कम्यून थी, जिसमें कि धन का वितरण प्रत्येक परिवार की आवश्यकता के अनुसार किया जाता था। इस समय किसान यह चाहते थे कि जो भी जमीन है उनके बीच बटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। राजा जो है, राजा के बाद अधिकारी सामंत होते थे, और सामंत और जमींदार जो है मिलकर किसानों का शोषण किया करते थे। इसलिए जो है यहाँ की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। जहाँ एक जमीन पर 1-2 लोग कार्य करने चाहिए, वहीं कुछ ही जमीन पर बहुत सारे लोग कार्य करते थे। मतलब हमें 3-4 लोगों की आवश्यकता है, तो वहाँ पे 8-9 लोग कार्य किया करते थे, जमीन के कमी के होने के कारण। जब भी कामगार किसी कार्य के कारण निकाल दिए जाते थे तो कार्य स्थिति को लेकर नियोक्ता में असहमत होते थे। तो विभाजन के बावजूद भी वे हड़ताल के लिए इकट्ठे हो जाते थे कि अगर किसी भी कारण से किसानों को उनकी नौकरी से हटा दिया गया या श्रमिकों को उनकी नौकरी से हटा दिया गया, तो वो क्या करते थे, इसके लिए विरोध किया करते थे। आवश्यक वस्तुओं के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे 1905 के समय, और मजदूरी जो वो 20% घटा दी गई थी। तो लोग काम तो कर रहे थे, लेकिन घंटों के मुताबिक उन्हें सैलरी काफ़ी ज़्यादा कम दी जा रही थी। इस कारण जो है किसानों की स्थिति और उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कामगार संगठनों की सदस्यता शुल्क नाटकीय तरीके से बढ़ा दी गई थी। मतलब राजा को अगर अपनी आवश्यकता होती थी तो वो क्या करता था, वो अपने अनुसार शुल्क में वृद्धि कर देता था, और यह जो तनख्वाह है वो किसानों से ही काट ली जाती थी और श्रमिकों से ही। सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से अधिक मजदूर रोज काम घंटे के लिए आते थे, और घंटों को कम करने के लिए वे लोग कहा भी करते थे, हड़ताल किया करते थे, क्योंकि किसानों और श्रमिकों की स्थिति सुधार वहाँ पे हो सके। लेकिन जो है इन पर भी पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसी भी तरीके से श्रमिक और किसान जो हुआ करते थे वो हड़ताल नहीं कर सकते थे। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी। तो 1917 से पहले जो है रूसी कामकाज करने वाली जनसंख्या यूरोप के अन्य देशों से पूरी तरीके से भिन्न थी। सभी रूसी कामगार जो है कारखानों में काम करने के लिए गांव से शहर नहीं आते थे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि यहाँ पे जो रूसी जनता थी, यानी कि किसान, वो 85% पूर्ण रूप से किसान का काम करते थे, कृषि पर निर्भर हुआ करते थे। इसीलिए बाकी जो व्यक्ति बच जाते थे 15 या 10%, तो वो कहाँ चले जाते थे, शहर की ओर काम करने चले जाते थे। और बाकी देशों में जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ पे औद्योगिक कारखाना स्थापित हो जाने के कारण जो है
लोग ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों में ही कार्य किया करते थे और ऐसी स्थिति जो है रूस में नहीं बनी हुई थी। रूस में जो है स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी। रूस में जो भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समझते थे वहाँ पे, जैसे कि धातु कर्मी लोग थे, वो काम में प्रशिक्षण लिए हुए थे, तो वो अपने आप को किसानों से और श्रमिकों से ज़्यादा मतलब अमीर समझते थे और उन पर जो है अत्याचार भी किया करते थे। इसके विरुद्ध वहाँ की जनता जो है कई बार प्रयास उन्होंने किया और कार्ल मार्क्स के भी उद्देश्यों से वे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स जो है आपको पूरी दुनिया में दास प्रथा के रूप में जाना है। उन्होंने दास प्रथा का किस तरीके से विरोध किया और उन्होंने मजदूरों और श्रमिकों की स्थिति को सुधारने का भी प्रयास किया। तो यहाँ पे मजदूर और जितने भी श्रमिक थे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि जार निकोलस द्वितीय जो था वो निरंकुश सरकार था और इसके कारण जो है भ्रष्ट दमनकारी नीति, इन लोगों की दुश्मनी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। यहाँ पे सामंत और जमींदार क्या करते थे, मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। वहाँ पे जो किसान हैं उनके कार्य घंटे की सीमा नहीं थी, उनको 12-15 घंटे पूरे भर दिन में काम करना पड़ता था और जो है उनकी पारिश्रमिक जो है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कम थी। इसीलिए जब 1917 की रूसी क्रांति हुई तो यह होनी स्वाभाविक थी, क्योंकि राजा निरंकुश था, वो अपने अनुसार कार्य किया करता था और जो जनता है और श्रमिक और किसान है उनसे मनमाना कर वसूलते थे। काम के घंटे भी बहुत अधिक हुआ करते थे और उन्हें काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, पारिश्रमिक बहुत कम दी जाती थी, इससे उनके परिवार का भरण पोषण नहीं होता था। स्थिति तो ऐसी हो गई थी कि आप आगे पढ़ेंगे कि फरवरी की क्रांति तक होते होते जो है वहाँ पे भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी। अब जो है किसान अपने ज़मीन पे सिर्फ केवल कामगार के रूप में काम करते थे, मतलब जो ज़मीन थी उस पर उनका मालिकाना हक भी नहीं हुआ करता था। वो जो भी पैदावार मतलब उपजाते थे उसमें जो है बटाई के रूप में जमींदार और सामंत और राजा अपने पास ज़्यादा रख लेते थे और किसानों को कम मिलता था। और यहाँ पे जो कुलीन वर्ग थे और सम्राट थे और रूढ़िवादी चर्च थे, ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, क्योंकि ये आम जनता से बहुत ज़्यादा कर लिया करते थे और उसी संपत्ति को ये इकट्ठा किया करते थे। जब हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसमें हमने देखा था कि क्या कहते क्रांति के बाद जो है फ्रांस की स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा सुधर गई थी। वहाँ पे सैनिकों का भी सम्मान किया जा रहा था, श्रमिकों का भी और किसानों का भी, लेकिन जो है रूस में यह स्थिति अभी तक नहीं आई थी। वहाँ पे जो भी रूस में किसान थे अपनी ज़मीन एकत्र करते थे और क्या करते थे, जो भी एकत्र किया गया है वो जमींदारों को सौंप देते थे, जहाँ पे उनको कम्यून या मीर कहा जाता था और उनका कम्यून उनसे प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के अनुसार बांट देता था। मतलब अपने ज़मीन पर भी किसानों का अपना अधिकार नहीं हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है किसानों की स्थिति, श्रमिकों की स्थिति और आम जनता की स्थिति जो है रूस में बहुत ही ज़्यादा खराब थी। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। जार मतलब राजा, उस समय जार निकोलस द्वितीय रूस का राजा हुआ करता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा निरंकुश था और वो केवल अपनी मनमानी किया करता था। प्रारंभ में तो जनता जार का ही साथ देती थी, क्योंकि प्रारंभ में जो बहुत सारे ऐसे राजा थे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो जनता उनको सहयोग भी करती थी, जनता उनकी बातों को आंख मूंद कर मानती थी। और जो रूस में ड्यूमा थी जो कानून और नियमों को बनाया करती थी और राजा को परामर्श देती थी। कुछ समय तक आते आते जार निकोलस द्वितीय ने वहाँ के ड्यूमा को भी मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपना ही कानून बनाना शुरू कर दिया। इसलिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया, राजा का विरोध करना शुरू कर दिया, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे भी। और बहुत सारी सेनाएं जो थी अब राजा के विरोध भी हो गई, जैसे कि यहाँ पे दिया भी गया है कि जार निकोलस द्वितीय ने राजनीतिक गतिविधियों पर पूर्ण तरीके से रोक लगा दी थी, मतदान के नियम बदल दिए थे और उन्होंने अपने अनुसार कर दिया था। ऐसे उठे सवाल अथवा नियंत्रण को भी बहुत सारे खारिज कर दिया था, जिसमें किसी तरीके से विद्रोह की भावना होती थी। तो धीरे धीरे आगे जाकर क्या हुआ कि जो राजशाही था वो पूरी तरीके से अलोकप्रिय बन गया। रूसी सेना जो है वो लड़ना भी शुरू कर दी थी और बहुत ज़्यादा उनको पराजय भी हासिल हुई थी। पीछे हटते समय रूसी सेना ने फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर दिया था। फसल एवं इमारतों के विनाश से रूस में लगभग 30 लाख लोग जो शरणार्थी थे वे बेघर हो गए थे, क्योंकि उनके जो घर थे वो मतलब सरकार ने छीन लिया था, राजा जो था और राजा की सेनाओं ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। इस तरह जो है उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। प्रथम विश्व युद्ध के आते आते जो है उनके उद्योगों पर काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था और उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं रह गई थी। जर्मनी ने बाल्टिक सागर पर कब्जा कर लिया। बाल्टिक सागर जो था वहाँ पे आयात निर्यात किया जाता था रूस का, और इस युद्ध में शामिल होने के कारण जो है जो राजा था उसको मतलब थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि जनता और श्रमिकों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो गई है और यहाँ की सैनिक व्यवस्था भी सुदृढ़ नहीं है। उन्होंने युद्ध में भाग तो लिया, लेकिन इस युद्ध में उन्हें पराजय ही हासिल हुई थी। यहाँ तक कि जब रूस जापान युद्ध हुआ था तो उसमें भी रूस जो है वो हार गया था छोटे से जापान देश के कारण, क्योंकि रूस की जो स्थिति थी वो
बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। 1916 तक आते आते जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस शामिल हुआ था तो वहाँ की रेलवे लाइन भी बहुत ज़्यादा टूट फूट गई थी। यहाँ पे भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी, मजदूरों की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी क्योंकि उनके पास सेनाएं नहीं थी, तो युद्ध में लड़ने के लिए जो श्रमिक थे, मजदूर थे, वही लोग जा रहे थे। तो इस कारण मजदूरों और श्रमिकों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। रोटी के लिए दुकान पर दंगे होने लगे थे। 26 फरवरी 1917 ईस्वी को ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया और आखिरी दाव साबित हुआ। इसने जार के शासन को पूरी तरीके से जोखिम में डाल दिया क्योंकि रूस की जनता अब तक जो सह रही थी, 1914 के विश्व युद्ध में उन्होंने देख लिया कि जो राजा है उसकी स्थिति कैसी है। 2 मार्च को 1917 ईस्वी को जार को जो है गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और उसी समय जो है निरंकुशता का अंत हो गया। अब हम आगे क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो किसान और श्रमिक थे उनको किस तरीके से बहुत सारी पार्टियां बनाई गई। बोल्शेविक और मेंशेविक 2 दल बने थे जिसमें किसान और श्रमिकों को एकत्रित किया गया था और इसका जो नेता था वो लेनिन था। तो किसान जर्मनी जब केवल वो श्रमिक के अनुसार कार्य करते थे, जमीन पर सर्फ के रूप में कार्य करते थे, तो पैदावार का अधिकतम भाग जमीन के मालिक ले जाते थे और इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। तो उन्होंने कार्ल मार्क्स के जितने भी उद्देश्य थे, जितने भी नियम थे, उनका सहारा लिया और उन्होंने अब जो है वो विद्रोह करना शुरू कर दिया था, वहाँ के श्रमिक, वहाँ की जनता और वहाँ के किसानों ने। चलिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप 2 सूची बनाइए। एक है फरवरी की क्रांति के लिए मुख्य घटना के प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर की क्रांति के प्रमुख घटना और प्रभावों को बताइए। फरवरी क्रांति 1917 की सर्दियों में राजधानी पेत्रागद में हालत बिगड़ गए थे। हमने अभी भी जाना कि 1914 ईस्वी के युद्ध में रूस जब शामिल हुआ था तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। राजा अपनी निरंकुश शक्ति का प्रयोग करता था, ना तो वो जनता पे किसी भी तरीके का ध्यान दे रहा था, नहीं श्रमिक पे और नहीं किसी तरीके से किसान और सैनिक पे। तो इस विश्व युद्ध के समय में श्रमिक और किसान भी लड़ने चले गए, जिस कारण जो है स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई थी। 85% जनता जो है वो कृषि पर निर्भर थी, तो बहुत ज़्यादा इस युद्ध में मृत्यु भी हो गई, जिस कारण जो है किसानों की स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रह गई। और 1917 तक आते आते जिस समय काफ़ी ज़्यादा उसमें ठंड पड़ रही थी तो पेत्रागद में हालत बहुत गंभीर हो गई थी। 1917 में मजदूरों में क्वार्टर जो था मजदूरों का, वहाँ पे खाने की दिक्कत हो गई थी क्योंकि किसी भी तरीके से राजा ने कोई प्लानिंग नहीं की थी ताकि जो युद्ध के समय उन लोग की स्थिति कैसे सुधारी जा सके। संसदीय प्रतिनिधि जार की ड्यूमा को बर्खास्त करने की इच्छा के वे लोग विरुद्ध भी थे। शहर की जो बनावट थी इससे नागरिकों के विभाजन का कारण बन गई। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने में नेवा नदी के दाएं तट पर स्थित बाएं तट पर फैशनेबल इलाके जैसे कि विंटर पैलेस, सरकारी भवन और महल भी थे जहां ड्यूमा की बैठक होती थी। इस तरीके से मतलब रूस का जो शहर था उसकी बनावट बिल्कुल अलग थी। यहाँ पे जो अमीर लोग हुआ करते थे जैसे कि राजा का महल हो गया, विंटर पैलेस, सरकारी भवन, इन लोगों को काफ़ी सुख सुविधा के रूप में देखा गया था और बाकी जो श्रमिक, किसान और सैनिक जहाँ रहते थे उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी। और सर्दियाँ जिस समय बहुत ज़्यादा हो गई थी तो असाधारण कोहरा और बर्फबारी के कारण जो है 22 फरवरी को नदी के दाएं किनारे पर कारखाने में तालाबंदी हो गई क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत सारे किसान और श्रमिक जो थे उनसे ज़्यादा काम लिया जाता था, घंटे काफ़ी ज़्यादा थे और पारिश्रमिक जो है वो कम थी। तो इस समय हम क्या देखते हैं कि महिलाओं ने भी रूस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिलाएं आगे बढ़ी और उन्होंने हड़ताल किया, तब जाकर रविवार 25 फरवरी को ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया, रूस की जो ड्यूमा थी, और 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय पर हमला बोल दिया गया क्योंकि किसी भी तरीके से जनता, श्रमिक और वहाँ के मतलब किसान जो थे वो संतुष्ट नहीं थे राजा से। गलियां, रोटी, मजदूर, बेहतर कार्य घंटों में लोकतंत्र के नारे लगाते हुए लोगों से भर गए थे। यहाँ पे लोग जो है वो रोटी की मांग कर रहे थे क्योंकि भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी। और घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था क्योंकि जब तक राजा निरंकुश था तब तक वो अपनी कार्य को मनमानी ढंग से कर रहा था, लेकिन अब जो है सैनिकों को भी यह बात समझ में आने लगी थी कि जनता और श्रमिक और किसान के लिए जो राजा है वो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो उन्होंने भी क्या किया कि गोली चलाने से मना कर दिया और पेत्रागद सोवियत के नाम पर सोवियत या काउंसिल बना ली गई क्योंकि हमने देखा कि पहले जो किसी भी तरीके से किसान और श्रमिकों को संगठन बनाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब जो है बर्दाश्त की सीमा काफ़ी ज़्यादा बाहर हो गई थी। लोगों ने क्या किया, श्रमिक और किसानों ने मिलकर जो है पेत्रागद सोवियत नामक से सोवियत काउंसिल बना ली और अपना एक संगठन तैयार कर लिया। जार ने 2 मार्च को अपनी सत्ता छोड़ दी और सोवियत तथा ड्यूमा के नेताओं ने मिलकर उसकी अंतरिम सरकार बना ली। फरवरी क्रांति के मोर्चे पर कोई भी राजनीतिक दल नहीं था, इसका नेतृत्व लोगों ने स्वयं किया और पेत्रागद के राजशाही का अंत कर दिया और इस प्रकार सोवियत इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात जो है उन्हें विजय भी मिली और निरंकुश राजशाही जार का अंत हो गया। अब जो है लोगों ने अपनी एक सोवियत संघ बना लिया था जिसमें कि जनता ही शासन कर रही थी क्योंकि उस समय एक नेता था बोल्शेविक मेंशेविक दल का नेता लेनिन, लेकिन
उस समय उनके पास कोई चेहरा नहीं था, तो जनता ने अपने अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया था। अब हम चलिए पढ़ते हैं फरवरी क्रांति के प्रभाव क्या क्या हुए। फरवरी के बाद जनसाधारण तथा संगठनों की बैठक पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। अब जो है कहीं पे भी जनता स्वतंत्र रूप से जो है बैठक कर सकती थी, पहले यह चीजें नहीं थी। पेत्रागा सेवियत की सभी तरह से सेवियत संघ बन गई, यद्यपि एक जैसी चुनाव प्रणाली का अनुसरण नहीं किया गया। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन जो थे देश से निकाले के रूप में उनको जार ने निकाल दिया था, जिस समय उन्होंने श्रमिकों का साथ दिया था और एक गठन बना लिया था। तो अब वो वापस लौट आए थे। उन्होंने अप्रैल थेसिस नामक एक संगठन तैयार किया था। इसमें 3 मांगे रखी गई। 3 मांगे क्या थी कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, भूमि किसानों को दे दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, क्योंकि रूस की स्थिति को सुधारने के लिए ये तीनों चीजें बहुत जरूरी थी। और बोल्शेविक दल का नेता जो लेनिन था, उसकी बात जो है श्रमिक और किसान सुन भी रहे थे। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर जो है अब कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। अब हमने फरवरी क्रांति को जान लिया, अब हम अक्टूबर क्रांति को जानेंगे कि अक्टूबर क्रांति अंतरिम सरकार तथा बोल्शेविकों के मतभेद के कारण हुई थी। सितंबर में जो व्लादिमीर लेनिन थे, उन्होंने विद्रोह के लिए समर्थकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 16 अक्टूबर 1917 को उसने पेत्रागा सेवियत तथा बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर सामाजिक कब्जा करने के लिए मना लिया, सबको एक साथ एकत्रित कर लिया और सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में एक सैनिक क्रांतिकारी सैनिक समिति नियुक्त भी की गई थी। जब 24 अक्टूबर को विद्रोह हुआ तो प्रधानमंत्री करेंसी ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोका और रोकने के लिए सैनिक टुकड़ियों को लाने के लिए शहर छोड़ा। क्रांतिकारी समिति ने सरकारी कार्यालयों पर हमला बोल दिया। अरोरा नामक युद्धपोत में विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू की और 24 तारीख की रात को शहर पर बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया। थोड़ी सी गंभीर लड़ाई के उपरांत बोल्शेविकों ने मास्को पेत्रागद क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण कर लिया। पेत्रागद में ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सेवियत की बैठक में बोल्शेविकों की कार्रवाई को सर्वसम्मति स्वीकार कर लिया। इस समय जो है बहुत सारे रूस में ऐसे लोग थे जो बोल्शेविक की बातों को नहीं मान रहे थे, लेनिन की बातों को मानने से मना कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोग जो थे राजशाही को भी समर्थन देते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है यह स्थिति काफी ज्यादा सुदृढ़ हो गई और 24 अक्टूबर को जब विद्रोह शुरू हुआ तो उस समय करेंसी को प्रधानमंत्री चुन लिया गया था जार के बाद। और स्थिति को नियंत्रण बाहर होने से रोकने के लिए सैनिक टुकड़ियों को लाने हेतु जो है उसमें शहर भी छोड़ दिया गया था। शहर में एक टुकड़ी बना ली गई थी सैनिकों की और पूर्ण तरीके से स्थिति को जो है अब सुधार ली गई थी। और तत्पश्चात जो है क्रांतिकारी समिति ने क्या किया था, बहुत सारे ऐसे समिति थे जिन्होंने पूर्ण तरीके से राजशाही को समाप्त करने के लिए विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी थी कि अब किसी भी तरीके से राजशाही को नहीं लाने दिया जाएगा। अब जिस तरीके से धीरे धीरे बोल्शेविकों ने क्या किया, पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में इसे ले लिया, राजशाही का अंत कर दिया। जब लड़ाई हुई तो बोल्शेविकों ने मास्को पेत्रागद में पूरा नियंत्रण पा लिया और पेत्रागद में ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सेवियत की बैठक में यहाँ पर सर्वसम्मति स्वीकार कर ली गई। पूर्ण तरीके से बोल्शेविकों के द्वारा जो है वहाँ पे राजशाही का अंत हो गया और बोल्शेविकों के नेता जो है लेनिन थे, उनकी जो शासन व्यवस्था है वो स्थापित हो गई। अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था और उनके अधीनस्थ ट्रॉट्स्की ने किया था। इसमें नेताओं का समर्थन करने वाली जनता भी शामिल थी, इसलिए सेवियत पर लेनिन के शासन की शुरुआत की और लेनिन के निर्देश के अनुसार बोल्शेविक इसके साथ थे। अब चलिए हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, जिसमें राजशाही का अंत हो गया। तो राजशाही के बाद जो है रूस की स्थिति कैसी थी उसको सुधार करने के लिए बोल्शेविकों ने क्या किया, तो अक्टूबर क्रांति के बाद उन्होंने बहुत सारे नियम बनाए। पहला था, बोल्शेविकों ने निजी संपत्ति के पक्षधर नहीं थे, मतलब किसी के पास अपनी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। अधिकतर उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया क्योंकि रूस की स्थिति को सुधारा जा सके। भूमि को सामरिक संपत्ति घोषित कर दिया गया कि किसान के पास जो है अपनी भूमि अब होगी और किसानों का उस पर कब्जा होगा और वे अपने अनुसार कार्य कर सकेंगे। शहरों में बड़ों घर के परिवारों ने आवश्यकता के अनुसार हिस्से कर दिए गए। अब कोई भी वहाँ पे अमीर नहीं रह गया। जिस तरीके से हमने जाना था पोप और राजा के पास बहुत सारे धन हुआ करते थे, सामंत और जमींदारों के पास, तो अब ऐसी स्थिति नहीं रह गई थी। अब अमीरों के धन का भी बंटवारा कर दिया गया था। पुराने जो भी जाति वर्ग थे और पादरी और पदवियों पर अब पूर्ण तरीके से रोक लगा दी। अब चर्च को जो है संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया गया था। परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविकों ने सेना एवं कर्मचारी की नई वर्दियां पेश की। अब सबको जो है सेना में भर्ती होने के लिए प्रयास भी किया जाने लगा। मतलब कोई भी चीज़ जो है किसी खास जाति के लिए फिक्स नहीं रह गया। अमीर लोग जो है उस पर जो है कब्जा करके नहीं बैठ सके। अब सब के लिए समानता का हक भी दिलवा दिया गया था। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया क्योंकि जनता ये न समझे कि किसी खास व्यक्ति के लिए कम्युनिस्ट, मतलब सारी कम्युनिटी के लिए एक पार्टी बना दी गई। नवंबर में संविधान सभा के चुनावों में बोल्शेविक की हार हो गई थी, जबकि जनवरी 1918 में सभा ने उनके प्रस्तावों को खारिज कर दिया तो लेनिन की सभा बर्खास्त कर दी गई। मार्च 1918 में राजनीतिक विरोध के बावजूद रूस में
ब्रेस्ट-लिटोव्स्क में जर्मनी से संधि कर ली गई थी। हम नवंबर में आते आते जो संविधान सभा के चुनाव में बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जो नहीं चाहती थी कि बोल्शेविक की सरकार आए, इसलिए उस समय इनकी हार हो गई थी। 1918 में जब सभा उनके प्रस्तावों को खारिज कर दी थी तो लेनिन ने भी सभा को बर्खास्त कर दिया गया और मार्च 1918 में राजनीतिक विरोध के बावजूद रूस में ब्रेस्ट-लिटोव्स्क ने जर्मनी की संधि भी कर ली और रूस में एक दलीय देश बन गया और ट्रेड यूनियन पार्टी को नियंत्रण में रखा गया। अब जो है रूस में एक दलीय देश बना दिया गया था जहाँ पे किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़े नहीं हो और ट्रेड यूनियन पार्टी को भी क्या किया गया, नियंत्रण में रखा गया, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी के विरुद्ध हड़ताल नहीं कर सके, सबको जो है समान हक मिल सके। उन्होंने पहली बार केंद्रीकृत नियोजन लागू किया जिसके आधार पर पंचवर्षीय योजना बनाई गई जिसको हम FYP प्लान बोलते हैं, 5 ईयर्स प्लान। इसके तहत जो है 5 ईयर्स प्लान में जो भी चीज़ों में कमी है उनको सुधार किया जाएगा, चाहे श्रमिकों की स्थिति हो, किसानों की स्थिति हो, चाहे देश की स्थिति हो, इन सब स्थितियों में क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। तो हमने इन चीज़ों को समझ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में संक्षेप लिखना है कि कुलक के बारे में, ड्यूमा के बारे में 1900 से 1930 के बीच में महिला कामगार उदारवादी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कुलक पे आप टिप्पणी लिखिए। तो उस समय जो कुलक हुआ करते थे वो थोड़े अमीर किसान थे, ठीक है। वो लोग क्या किया करते थे कि स्टालिन का विश्वास था कि वे अधिक लाभ कमाने के लिए जो है कुलक किसान बने हैं। ये कुलक किसान क्या करते थे, तो धन इकट्ठा करते थे और अनाज इकट्ठा करते थे। 1927 से 28 तक सोवियत रूस में बहुत सारे अन्न की आपूर्ति जो है किल्लत हो गई थी। तो इसके पीछे क्या कारण था कि कुलक ने बहुत सारे अन्न को जो है छुपा कर रख लिया था। 1928 में छापा मार किया गया जिसके कारण अनाज भंडार थे उनको स्टालिन ने अपने में जब्त कर लिया ताकि वो सभी के लिए मतलब समान हो, किसानों में बांट दिए जाए और किसी कभी भी भूखमरी जैसी एक मतलब स्थिति पैदा नहीं हो। तो स्टालिन ने क्या किया, इन कुलकों का पूरी तरीके से सफाया कर दिया और सामूहिक कार्यक्रम बनाया जिसके अनुसार सरकार द्वारा नियंत्रित बड़े खेतों की स्थापना भी करनी पड़ी। चलिए आप जानते हैं ड्यूमा के बारे में कि ड्यूमा क्या था। तो ड्यूमा के बारे में हमने पढ़ा कि जिस तरीके से भारत में संसदीय प्रणाली होती है इस तरीके से रूस में भी थी। तो रूस की संसद को किस नाम से जानते हैं, ड्यूमा। आप लोग ये चीज़ें याद रखें, ये आपको जीके में भी काम देगी। 1905 की क्रांति के दौरान जो है जार यानी कि राजा ने रूस में परामर्शदाता संसद के चुनाव की अनुमति दे दी थी। रूस में इस निर्वाचित परामर्शदाता संसद को ही ड्यूमा कहा गया था। 6 अगस्त 1905 को गठित यह संस्था प्रारंभ में परामर्शी मानी गई थी, लेकिन अक्टूबर की घोषणा पत्र में जार निकोलस द्वितीय ने इसे वैधानिक शक्तियाँ दे दी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरी टिप्पणी है 1900 से 1930 में महिला कामगारों की स्थिति क्या थी। तो 1930 ईस्वी के बीच में महिला कामगारों की स्थिति में महिलाओं ने खुद सुधार किया था, क्योंकि जिस समय जार जो है वो श्रमिकों की स्थिति और किसानों की स्थिति में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं थी और राजा निरंकुश था, तो महिलाओं ने ही पुरुषों को जो है सहयोग दिया था हड़ताल करने के लिए। 1914 ईस्वी में महिलाओं ने क्या किया था, हड़ताल भी किया था। कामगार शक्ति 30% भाग बन चुकी थी। अब महिलाओं को भी पुरुषों के मुकाबले अधिकार प्राप्त हो, उनको भी पुरुषों के ही अनुसार जो है क्या किया जाता था, तो सैलरी दी जाती थी। महिला कामगारों को न केवल कारखानों में काम करना पड़ता था, परिवार एवं बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती थी। वे सभी देश के मामलों में बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। वे अपने साथ काम करने वाले पुरुषों को प्रेरणा भी देती थी। 1917 में अक्टूबर क्रांति के समाजवादियों में रूस में सरकार बनाई गई थी। 1917 में राजशाही के पतन एवं अक्टूबर की क्रांतियों को ही सामान्यतः रूसी क्रांति कहा जाता है। उदाहरण के लिए लॉरेंज टेलीफोन की महिला मजदूर मार्फा वासिलेवा ने बढ़ती कीमत तथा कारखानों के मालिकों की मनमानी के विरुद्ध आवाज उठाई और सफल हड़ताल की। अन्य महिला मजदूरों ने भी माफ वासिले के अनुसरण किया। उस तरह उन्होंने रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना नहीं की, तब तक इन्होंने राहत की सांस नहीं ली थी। उस समय जो महिलाओं की स्थिति थी उन्होंने खुद भी सुधार कर लिया था। 1917 तक आते आते उन लोगों ने राजनीतिक व्यवस्था में भी साथ देना शुरू कर दिया था। जब राजशाही का पतन हुआ था तो महिलाओं की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ हो गई थी। उसमें लॉरेंज टेलीफोन नाम की एक महिला जो थी मार्फा वासिलेसा में बढ़ती कीमतों के विरुद्ध जो है उन्होंने विद्रोह भी करना शुरू कर दिया था। तो हमने क्या देखा कि महिलाओं की जो वासिलेवा थी उनकी मतलब उनका अनुसरण और भी महिलाओं ने किया अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। अब चलिए चौथे पे और चलते। चौथे टिप्पणी में उदारवादियों के बारे में दिया गया है। उदारवादी क्या थे, तो उदारवादी के बारे में हम समझ लेते हैं कि रूस में उदारवादी लोग ऐसे लोग थे जो देश के हित में चाहते थे, सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले, वे ऐसा चाहते थे। वे वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरुद्ध भी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के पक्ष में थे। वे प्रतिनिधित्व करने वाली निर्वाचित संसदीय सरकार के पक्षधर थे जो शासकों एवं अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो जाते थे। सुपरिचित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए गए थे, जिसमें कि प्रभाव मुक्त हो सुपरिचित न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानूनों के अनुसार बहुत सारे शासन कार्य चलाए गए। किंतु वे लोकतंत्रवादी नहीं थे। वे सार्वभौमिक व्यक्तिगताधिकार, प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार में विश्वास नहीं रखते थे। उनका विश्वास था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को मिलना चाहिए। वे महिलाओं को भी वोट देने के अधिकार में नहीं थे। तो हम लोग ने क्या जाना कि रूस में जो भी उदारवादी व्यक्ति थे वो
एक अपने अनुसार देश चाहते थे जहाँ पे जो भी धर्म है उनको बराबर सम्मान मिले। वे वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरुद्ध थे। वे नहीं चाहते थे जिस तरीके से पादरी और चर्च में लोग कार्य किया करते थे उनको वंश के अनुसार काम मिला हुआ था सामंतों को, तो वे नहीं चाहते थे कि वंश के आधार पर लोगों को काम मिले। लोगों को अपने श्रम के आधार पर काम मिलना शुरू हो, अपने सामर्थ्य के आधार पर। वे प्रतिनिधित्व करने वाली निर्वाचित संसदीय की सरकार के पक्ष में शासकों एवं अफसरों के प्रभाव से मुक्त होने चाहिए। वे कैसी न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए जाने चाहते थे ताकि न्यायपालिका कानून बनाए और लोग जो है उनके अनुसार कार्य करें। लेकिन एक बात थी कि उदारवादी जो है वे लोकतंत्रवादी के पक्ष में नहीं थे, मतलब राजशाही के पक्ष में थे। उनके अनुसार जो है वोट डालने का अधिकार केवल अमीर लोगों को होना चाहिए, गरीब लोगों को नहीं, और जो महिलाओं हैं उनको भी अधिकार वोट डालने का नहीं देना चाहिए। तो हम आम तौर पर उदारवादी के बारे में जो बातें जानते हैं वो रूस में काफ़ी ज़्यादा भिन्न थी, क्योंकि रूस में जो उदारवादी शासक थे वे क्या मानते थे, तो उनका मानना था कि मतलब ऐसी सत्ता होनी चाहिए जहाँ पे राजशाही को समर्थन मिले, मतलब उदारवादी राजशाही को समर्थन दे रहे थे। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अपने